नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है? क्या संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सवाल यह भी है कि बजरंग दल के अल्टीमेटम के बाद कौन कौन परेशान है? तो दरअसल औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बड़ा ऐलान किया। बजरंग दल कल यानी 17 मार्च को शिवाजी की जयंती पर पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने जा रहा है। साथ ही बजरंग दल ने ऐलान किया है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा करेगी। कार सेवा की बात के बाद एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बना रही। अब सवाल है कि औरंगजेब की कब्र खुदेगी या हटेगी या वही रहेगी? सवाल यह भी है कि अगर मुगल आक्रांता की निशानी मिटेगी इसे परेशानी होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। यही वो आक्रांता औरंगजेब की कब्र है जिसकी चर्चा महाराष्ट्र से शुरू हुई और अब पूरे देश में फैल गई है। औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी? दरअसल हिंदू संगठनों ने आक्रांता औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल ने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद की तरह ही कार सेवा कर औरंगजेब की कब्र को हटाएंगे। कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है, इसकी ये कब्र वहां से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। अयोध्या में कलंकित बाबरी ढांचा था, जैसे उनको हमने कार सेवा करके उसको कलंकित ढांचा को गिराया था, वैसे ही हमें नौबत आ जाएगी कि हिंदू समाज वो औरंगजेब की कब्र को पूरी कार सेवा करके हटाए। तो हम तो विनती करते हैं, हम आशा करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द उनकी तरफ से निकाले। सार्वजनिक जीवन में महाराष्ट्र को ज्यादा हानि उनसे पहुंची है। तो हमारा त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, उन्होंने गिराया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या उन्होंने की, उस पे वो रुके नहीं है। तो हमारे स्वराज्य के 3 राजा उनपे बलिदान हुए। शाहजी राजा बलिदान हुए, शिवाजी राजा उनसे लड़ते लड़ते बलिदान हुए, और संभाजी महाराज जो थे उन्होंने हत्या की। ये हम हमारा इतिहास भूल नहीं पाएंगे। हम तो बहुत सालों से हिंदू समाज लड़ रहा है। इतना ही नहीं, बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए तारीख का ऐलान भी कर दिया है। बजरंग दल ने ऐलान किया है कि 17 मार्च यानी कि सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती है। शिवाजी महाराज की जयंती के दिन वीएचपी पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ आंदोलन भी करने जा रही है। जो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र है, उसको हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन का स्वरूप है जो आने वाली 17 तारीख है, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है तिथि अनुसार, उसी दिन हम पूरे महाराष्ट्र राज्य में सारे तहसील ऑफिस और जो कलेक्टर ऑफिस है उन पे हिंदू समाज को साथ में लेके हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। और आंदोलन के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार होगी, छत्रपति संभाजी महाराज जी की जय जयकार होगी। इस बीच औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर मची घमासान में सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर हमला किया है। वारिस पठान का आरोप है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही कब्र खोदने की बात कर रही है। ये कार सेवा का नतीजा देश भुगत चुका है। हम मुसलमान देख चुके हैं कि किस तरह से 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के तहत शहीद कर दिया गया था। इससे बीजेपी 1992 के बाबरी एरा में पूरे देश को ढकेलना चाहती है, इसलिए अब ये लेकर आ गए कब्र खोदेंगे। अरे भाई, कब्र खोदने से विकास डेवलपमेंट हो जाएगा देश में? कब्र खोद दो, कब्र खोदने से क्या 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था मिल जाएगा? मगर नहीं, बीजेपी को ये मुद्दा चाहिए मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। कायदा कानून का व्यवस्था करना सरकार का परम धर्म है, सरकार का फर्ज है, दायित्व है। अगर राज्य के अंदर किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना होती है, कायदा प्रशासन का उल्लंघन होता है, तो सरकार की जवाबदारी होगी। अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ तो महाराष्ट्र सरकार रिस्पॉन्सिबल रहेगी उस तमाम चीजों का। तो सरकार को रोकना चाहिए इस तरह की इजाजत देने का कि ठीक है आप जाइए वहां पे कर सेवा करिए। तो सरकार उचित स्टेप ले और इस तरह की कोई घटना न हो, हम तो ये चाहते हैं। वरना कुछ भी हुआ तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से इस चीज के लिए जवाबदार होगी।
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद औरंगजेब की कब्र को लेकर बयान दे चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि वो भी चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटे, लेकिन वो कब्र एएसआई के संरक्षित स्मारक में है। लेकिन सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार हिंदूवादी संगठनों को रोक पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या सरकार औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए कानून में बदलाव करेगी? सबसे बड़ा सवाल कि आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटने से किस किस को सबसे ज्यादा परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांड्या जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांड्या जी हमारे साथ में। अभी अमितोष पारिक है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हमारे साथ। फाजिल अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमितोष जी, क्या तैयारी है कल की? क्या करने वाले हैं आप लोग? हिमांशु जी, तैयारी तो विश्व हिंदू परिषद की वही होती है जिस तरह से हमने अपना वक्तव्य दे दिया। भारत में कोई भी आक्रमणकारी या उसका चिन्ह या कोई भी कलंकित व्यवहार भारत के अंदर में नहीं रहेगा। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज नहीं बल्कि राम मंदिर में जब बाबरी ढांचे को हटाया था उसके बाद भी 500 वर्ष की लड़ाई के बाद तय कर दिया गया था। औरंगजेब एक ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रहा, अपितु पूरा देश, इवन आप और यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे होंगे दूसरी पार्टी के, सबको पता है उसका इतिहास। जिसने आपके मंदिर तोड़े, जिसने आपकी बहनों का बलात्कार किया, जिसने आपके ऊपर जजिया लगा दिया, जिसने आपके लूट, बलात्कार, अपहरण करके इस देश के अंदर में करा, जिसने दारा सिखों को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने वेदों को पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे लगता है कि जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर का शीश कटा है, वो औरंगजेब की अगर कब्र भारत में रहेगी, इससे बड़ा लालचन इस भारत की सभ्यता और संस्कृति पे क्या हो सकता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एएसआई की मांग करने वाले थे। एएसआई की मांग किसने करी? कांग्रेस ने तो एएसआई प्रोटेक्ट किया। क्यों भारत के अंदर में कांग्रेस ने हर उस चीज को एएसआई में प्रोटेक्ट करा जो इस देश में कलंक है। आपके जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, एएसआई प्रोटेक्टेड है। संबल एएसआई प्रोटेक्ट, ज्ञानव्यापी एएसआई प्रोटेक्टेड, शहीद गए एएसआई प्रोटेक्टेड। आधी से ज्यादा 172 मंदिर औरंगजेब में तोड़े, 66 आमेर में तोड़ दिए। उस औरंगजेब की कब्र को भारत में रहने का अधिकार क्या है? पृथ्वीराज चौहान की जो कब्र वहां पे गजनी में बनाई थी, क्या हर्ष है वहां पे? और क्यों नहीं बात करती कांग्रेस सरकार उसमें? मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद बहुत स्पष्ट है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की एक चेतावनी थी हिमांशु जी, वो मैं कहता हूं आपको, तिमते सुनी सिरी तेग बहादुर, धर्म निभानी बिकाही बहादुर, उच्चतर भानो धर्म हम हिंदू, अति प्रिय कोई किमी निरा निंदु। मतलब धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू धर्म है, भारत हिंदू का देश, और भारत के अंदर में औरंगजेब की कब्र का कोई अधिकार। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद 1964 से ही स्थापना हुई थी इसकी, अमितोष भाई, है ना? बजरंग दल 1980 के करीब इसी साल में करीबन वो आई। तो फिर तब से लेकर अभी तक ये बात क्यों नहीं आई आप लोगों के मन में? अब अचानक से क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसी बात नहीं आई है। निरंतर तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने इन बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया है। औरंगजेब को कभी हमारा नेशनल हीरो नहीं मारा है। 500 वर्ष की लड़ाई थी ना, वो भी तो लड़ी विश्व हिंदू परिषद ने। 1984 के बाद बजरंग दल ने उसको करा, लड़ाई लड़ी गई। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, सरकार और संगठन दोनों में अंतर होता है हिमांशु जी। सरकार का काम है किसी भी संगठन की आवाज को लेके और कानूनी प्रक्रिया से उस पर संतुष्ट देना, लेकिन संगठन का काम है कि हिंदू समाज में जाना। आज हिंदू जग चुका है, निरंतर तरीके से अपने मंदिरों की मांग, मंदिरों का सरकार से नियंत्रण से बाहर, और औरंगजेब जैसी कब्र को, ढांचे को यहां से हटाना, ये विश्व हिंदू परिषद ने जब बात हुई कर रही है। आज लगता है आवश्यकता है, समाज एकाग्र है, समाज चेतक है, तो विश्व हिंदू परिषद ने मांग सरकार के माध्यम से करी है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा जान लेता हूं फाजिल भाई आपका क्या मानना है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार सेवा की बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कोई नहीं चाहता है, और अब ये कहा जा रहा है कि औरंगाबाद से जो संभाजी नगर है वहां से अब हटा देना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए हिमांशु भाई, सब नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं है। यही लोग थे जब मुगल औरंगजेब थे तो अल्लोपनिषद लिख दिए, उसकी शान में लिखे कि अल्लोपनिषद, अकबर, सारे मुगलों को, अकबर को महान बताया, उसी की खानदान का औरंगजेब है। और कोई भी राजा अपने विरोधियों को छोड़ दे, यदि मान लीजिए संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ नहीं है, ये तो इतिहास की बात है। और अगर सारे विद्रोहियों को छोड़ दे तो महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया होता, तो भारत को खंड खंड में बांट दिए होती है लोग। सारे विद्रोही को अगर आवाज उठती हुई विद्रोहियों को छोड़ दिया जाए तो भारत कोई मध्य प्रदेश का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई लखनऊ का राजा, कोई अवध का राजा, ये तो छोटे छोटे जिलों में भारत बट गया होता। ये तो औरंगजेब की बात है कि इस पूरे छोटे छोटे राजाओं को संगठित करके उन्होंने अखंड भारत बनाया, और इतना बड़ा भारत बनाया औरंगजेब ने। मतलब कमाल कर रहे फाजिल अहमद।
ये तो भारत को अखंड बनाने का काम मुगलों ने किया। अच्छा, और जो लूटने का जो काम किया था उसका क्या? जब लोगों को मारते जाओ, लोगों को काटते जाओ, लूटते जाओ। स्विस बैंक में ही औरंगजेब का खाता है। अब आप स्विस बैंक पर आ गए। मैं जानता था आप स्विस बैंक और ना जाने कहां पर आएंगे, इसीलिए मैंने ये सारी बात तो निकाली थी कि मुगलों के वक्त में, खास तौर पर औरंगजेब के वक्त पर 32 से 21% हो गई थी वैश्विक जीडीपी। उस वक्त मैंने रिसर्च करके निकाला है, देखिए हमारी रिसर्च टीम कितनी अच्छी है। मुगलों के दौरान, खासकर औरंगजेब के दौरान, जो 32 से 21% पे आ गई थी वैश्विक जो जीडीपी दर थी वो। मैं बता रहा हूं कि कितना क्या कुछ वहां पर हुआ था, कितना लूटा। अच्छा, ये एक सिंपल सी बात, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फाजिल भाई, आपकी नजर में औरंगजेब क्या था? क्रूर शासक था, क्रूर था, या बहुत आदर्श के तौर पर देखते हैं आप उसे? आदर्श। इस तरह से तो आप सभी राजाओं के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगा सकते हैं। मैंने सभी राजाओं की बात ही नहीं करी सर। फाजिल भाई, मैंने औरंगजेब के बारे में पूछा आपसे, तो औरंगजेब के बारे में क्या आप स्पष्ट बताएंगे कि औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? बाकी राजाओं को छोड़िए। हिमांशु जी, वो लुटेरा, एक मिनट, फाजिल भाई बताइए, क्या मानते हैं आप औरंगजेब को? आदर्श। सुनिए, आज उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, तो प्रधानमंत्री को फाजिल भाई, औरंगजेब को क्या आप क्रूर शासक मानते हैं या आदर्श मानते हैं? अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। फाजिल भाई सुनिए ना, फाजिल भाई, औरंगजेब को क्या आप क्रूर शासक मानते हैं या फिर आप उसे आदर्श मानते हैं? बस इतना पूछ रहा हूं। बिल्कुल आदर्श मानते हैं, इसमें कोई कहने की बात आप आदर्श मानते हैं, आप आदर्श मानते हैं, आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, इतिहास है, बहुत आदर्श है वो, ऐसा थोड़ी है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी क्या मानती है? समाजवादी पार्टी क्या मानती है औरंगजेब को? देखिए, फाजिल अहमद भाई ने तो बोल दिया आदर्श मानते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्लीज बताइए। देखिए, औरंगजेब को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं इधर, जब से राजनीति शुरू हो गई औरंगजेब को लेकर के, उसमें जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, जो चीजें पास्ट में लिख गई हैं, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो चीज लिखा है इतिहास में, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। और अंग्रेज को अगर औरंगजेब को लेकर अगर तुलना किया जाए हिमांशु जी, तो औरंगजेब के शासन में भी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता था, और आज मोदी और योगी के शासन में भी धार्मिक और जातीय आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। तो समानता तो है। आप औरंगजेब की तुलना अभी वर्तमान सरकार से कर रहे हैं? आप औरंगजेब की तुलना वर्तमान सरकार से कर रहे हैं? बिल्कुल, नीतियों की तुलना कर रहा हूँ, नीतियों की तुलना कर रहा हूँ। आप देखिए, औरंगजेब क्रूर था आपकी नजर में या आप भी आदर्श मानते? पूछ रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तो क्रूर था आपकी नजर में? औरंगजेब जैसा था कोई भी राजा उस समसामयिक काल का, हो गया ना आपसे। हाँ, हिमांशु जी, उस काल का जो भी राजवंश था, चाहे वो औरंगजेब रहा हो या कोई भी राजा रहा हो, सब लोगों ने तलवार के दम पे शासन किया है। उसमें फाजिल भाई रुक जाइए, देखिए प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मैं सबसे एक एक करके बात कर रहा हूँ ना, प्लीज रुकिए थोड़ा। हाँ अशोक जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब के साथ साथ जितने भी राजा थे उस समसामयिक दौर के, सब लोगों ने तलवार के दम पर शासन किया, और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को मतलब बड़ा बनाने के लिए सबने तलवारों का सहारा लिया, सबने क्रूरता की है, सबने अत्याचार किया है। इसमें एक पर्टिकुलर खाली एक धर्म विशेष को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि उसको टारगेट किया जाए। आप मगध के राजा का आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उनका नाम था मगध के राजा का नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने बिंबसार की हत्या जानते किसने किया था? उसके बेटे ने, अजात शत्रु ने किया था। तो पूरा 7 पीढ़ियों तक हत्या हुई, उसको पितृहंता वंश कहते हैं हिमांशु जी। हमारे बीएचपी के साथी को नहीं पता होगा, क्योंकि औरंगजेब से तुलना करनी थी, जानकारी है नहीं। औरंगजेब से तुलना करनी थी, तो बाकी के राजाओं के बारे में डिटेल तो निकाल के लाएंगे ना वो। अच्छा ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा अजय जी से भी कमेंट ले लेता हूं, फिर तुरंत मैं बीजेपी और अरविंद जी के पास में आता हूं। बताइएगा अजय जी कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस वक्त जहां औरंगजेब की कब्र है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया, संरक्षित किया गया और काफी ज्यादा मतलब पाला पोसा गया, एक तरह से ये कहा जाता है। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, औरंगजेब का असली नाम मोहम्मद मोहम्मद और भारत पर राज करने वालों को छठा मुगल बादशाह था। इससे पहले 6 होते। और एक जानकारी और बताऊं आपको, 2 लोगों को, शायद 6 के 6 और 7 में आपको भी नहीं पता होगी।
कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था, जहां सारे बैंकों के भगोड़े, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहीं जहां उनकी हत्या कर दी गई गोडसे ने, तो उसका भी दाऊद गुजरात में हुआ था। तीसरी चीज मैं बताऊं, औरंगजेब में ऐतिहासिक तथ्य हैं इतिहास के कि औरंगजेब में 37.5% ब्लड राजपूती था और 62.5% ब्लड मुगल था। मुमताज महल और शाहजहां का वो पुत्र था तीसरा। तो ये जानकारी जो आपने जो राजपूत के लोगों को डिप्टी सीएम बना रखा है, जिनकी कहने पर छाबाजी के महाराज के घर में ये औरंगजेब और मुस्लिम घुस गए, उन क्रूर विभीषणों के उनकी औलादों को आपने डिप्टी सीएम अपनी सरकारों में शासक और अपने बना रखा है, क्योंकि सरकार का एजेंडा ये है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और औरंगजेब के जिन्नात को एक इमिटेशन लेके बीजेपी आईटी सेल और इनके अनुवांशिक संगठन पहुंच गए, अरे जिन्नात बाहर निकलो, अब आपको बीजेपी की जरूरत है। कुलदेवाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपकी बीजेपी की जरूरत है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा खत्म हो चुका है। सुन ले 10-20 सेकंड औरों को बहुत सारा मौका दिया आपने। तो उस जिन्नात को इनवाइट करने पहुंच गए। अरे इस देश में जीडीपी के हालात देख लीजिए, ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक अमेरिका की कंपनियों को आपने हिंदुस्तान में 50% के भारत की संपत्तियों में अडानी के साथ सहयोग कर दिया। ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है, ये आप नहीं, देश की संसद के सारी सिक्योरिटी और सारे वो अमेरिका पे चले जाएंगे और ट्रंप ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। आपने कहां से शुरू किया, अब आप ट्रंप पहुंच गए, ठीक है। अब अजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि यहां पर 6 लोग बैठे हुए हैं और 6 लोगों में किसी को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि कहां पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाह रहा हूं, संभाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था? देखिए संभाजी महाराज का शासक हमें पता है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में हुआ था। नहीं, कहां पर हुआ था? आपने बताया ना कि कहां, गुजरात के किस क्षेत्र में हुआ। संभाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था, किस साल में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, वीर शिवाजी के पुत्र थे। कहां पर हुआ था, किस जगह पर, महाराष्ट्र में किस जगह पर, प्लीज बताइए। कोई आपके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं किताब लेके बैठूं या औरों की तरह गूगल। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए, औरंगजेब का महिमा मंडन करने के लिए, औरंगजेब कहां पर पैदा हुआ, औरंगजेब कहां पर मरा, ये सब पता है, ये आपने सब बता दिया। लेकिन जब संभाजी महाराज की बात आती है तो संभाजी महाराज महाराष्ट्र के पुरंदर किले पुणे में जहां उनका जन्म हुआ 1657, वो याद नहीं रहा। कहां पर उनका निधन हुआ वो याद नहीं रहा। यही बात तो कही जाती है कि जब पढ़ना होता है, जब पढ़ना होता है तो क्या पढ़ाया जाता है। गुंडों की और बदमाशों की सरकार है, उसको छिपाने के लिए शर्मनाक एजेंडा चला रहे हैं भाजपा के लोग। ओके ठीक है, देखिए मुझे जो अपने दर्शकों को बताना था, समझाना था, वो समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। औरंगजेब के लिए जो आप रट्टा मार के आए थे, थोड़ा सा संभाजी महाराज के लिए भी पढ़ लेते तो शायद और अच्छे से आपको समझ में आता। जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं तो आपको पता पड़ता कि संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज ने क्या किया था। अजय जी यही कमी रह जाती है, पीछे तिरंगा लगाने से, पीछे तिरंगा लगाने से राष्ट्र प्रेम नहीं आ जाता। जो तिरंगा, राजीव पांडे जी आपने तो 52 साल लगा दिए थे। हिमांशु जी, राजीव पांडे जी, हिमांशु जी पहले तो इस पर कमेंट दे दीजिए आप। हिमांशु जी, सबसे पहले बात यह है कि मैंने किसी के पूरा वक्त दिया आपको, अब प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, अरविंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। अजय जी थोड़ा सा रुक जाइए। हिमांशु जी, मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो संस्कृति रही है उसी के हिसाब से अजय जी बोल रहे हैं। उनका औरंगजेब उनके दैवत पुरुष हैं। हमारे दैवत पुरुष छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, डॉक्टर अंबेडकर है, हमारे महाराणा प्रताप है, ये हमारे हैं, इनके जिनके हैं इनको करते रहिए। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। बजरंग दल देश का एक राष्ट्रवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद देश का एक सबसे राष्ट्रवादी संगठन है। उसने एक बात कही है, डेमोक्रेसी में हिमांशु जी आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का, मुझे भी अधिकार है, अजय भाई को भी अपना अधिकार है। वो औरंगजेब की प्रतिमा को अनावरण जहां तहां करवाए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है। हाँ। यहाँ अगर जनता से जब कोई आवाज उठेगी ना हिमांशु जी, तो फाइनली वोट के दम पर आपने देखा है कि किस तरीके से जब जनता ने, हम 70 साल से कह रहे थे आर्टिकल 370 हटेगा, 450 साल से कह रहे थे कि हटेगा, आम जनता कह रही थी, बाबर के नाम का जो कलंक था। मेरा यह कहना है औरंगजेब की जो मजार है उसको या तो तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए। मेरे, अगर आप मुझसे पर्सनल, बीजेपी की तरफ से मेरे से पर्सनल पूछिएगा तो मैं उसे तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं, वहां शौचालय बनाने के पक्ष में हूं। वहां पर शौचालय होना चाहिए। हर आदमी को यह याद होना चाहिए कि किस तरीके से औरंगजेब नाम का एक क्रूर व्यक्ति
भारत के जमीन पर बैठा और जिस प्रकार से इस्लामिक स्कॉलर जो बात कर रहे हैं कि औरंगजेब हमारे हैं, इनके हैं, तो औरंगजेब नहीं तो राजीव पांडे जी एक बात बताइए, प्लीज बताइए, जब देवेंद्र फडणवीस जी खुलकर स्पष्ट इस पर अपनी मत रखते हैं और जब वो कह देते हैं कि हट जाना चाहिए, तो मुझे यहां पर ये बताइए कि बीजेपी को दिक्कत क्या है? सेंट्रल में आप हैं, हर जगह आप हैं, पूर्ण विराम लगाइए ना इस मुद्दे पर, पूर्ण विराम लगाइए ना, क्यों धीरे धीरे बबलगम की तरह खींच रहे हैं? नहीं, हिमांशु जी सब चीज का एक समय होता है। आपने भी देवेंद्र जी का नाम लिया, नितेश राणे जी भी ने कहा है, मिनिस्टर साहब ने कहा है, जब जनता में से आवाज आएगी ना तो सरकार और सत्ता तो ये सर जनता में से आवाज आएगी तो ये क्या उकसाना नहीं है? जनता में से आवाज आएगी तो क्या ये उकसाना नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र में देखिए, सुनिए, महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिन्होंने संभाजी महाराज के साथ जो किया था, छत्रपति संभाजी महाराज, किसी की हिम्मत है ना तो कोई काला धन नहीं आया है ना यूपी में, तब तो मोदी साहब ने, अच्छा ठीक है अरविंद जी, अच्छा ठीक है, ये आपने बताया कि बीजेपी तैयार है इसके लिए, बीजेपी तैयार है। ये देखिए आज एक बड़ी खबर पता चलती है कि बीजेपी इसके लिए तैयार है, बस जनता के अंदर से आवाज आनी चाहिए, जनता के अंदर से आवाज आएगी तो फिर काम हो जाएगा। अब अरविंद जी जरा ये बताइए कि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, वीएचपी बजरंग दल कर 17 तारीख भी है, कुछ लोग महिमा मंडन कर रहे हैं औरंगजेब का, बता रहे हैं कहां जन्म लिया, कहां क्या हुआ, कहां नहीं हुआ। बीजेपी का आपने यहां पर मत देखिए। अब ये बताइए कि इससे होने क्या वाला है, निकलेगा क्या, रिजल्ट क्या है? जी मैं आपको जवाब देता हूं। महिमा मंडल जो औरंगजेब का किया जा रहा है उसका कारण है, और उसको कारण समझने के लिए मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं, टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को समझने के लिए कि चार तिथियों को याद रखना चाहिए। 1959, 1968, 1976 और 2005, ये 4 तिथियां ऐसी हैं जब नेहरू परिवार की 4 पीढ़ियां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये 4 पीढ़ियां जाके बाबर की समाधि पे सजदा करती है, सर झुकाती है। ये इतिहास के पुस्तकों में दर्ज है, ये रिपोर्टेड है। तो हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबर की समाधि पर और मुगलों की समाधि पर सजदा करने वालों से, सर झुकाने वालों से क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो मुगल वंश की वो आलोचना करेंगे, उनकी हिकारत करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। ये देश जब आजाद हुआ था उसी समय गुलामी के प्रतीकों को उखाड़ फेंकना चाहिए, जैसे संसार के अन्य भागों के देशों में किया। लेकिन चूंकि गांधी और नेहरू परिवार जो है उसके लिए मुगल पूर्वज हैं। नहीं तो आप बताइए, बाबर, नेहरू का क्या लगता है, राजीव जी का क्या लगता था, या इंदिरा जी का क्या लगता था कि उसके समाधि पर 4000 किलोमीटर दूर है दिल्ली से जाके? देखिए आपका सवाल सीधे कांग्रेस से है, तो मैं चाहता हूं कि अजय जी इसका जवाब दे दें। अरविंद जी, आपका सवाल कांग्रेस से है तो अजय जी इसका जवाब दे दें कि वहां महिमा मंडन जो किया है वो कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है। हिमांशु जी, एक लाइन बोलना चाहता हूं। हाँ बोल दीजिए, ऐड कर लीजिए। हाँ, मैं एक ही बात कहना है। जिस तरीके से हिटलर के नाम पर कहीं कुछ नहीं है, जर्मनी में हिटलर से 100 गुना ज्यादा घृणास्पद व्यक्ति औरंगजेब था। 50 लाख से करीब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। देखिए, ये जो 9/11 अटैक किया ओसामा बिन लादेन ने, उसको सुअर की तरीके से मार के समंदर में अमेरिका ने फेंक दिया, और हम उसको ढो रहे हैं। ठीक है, हम उसके कब्र को ढो रहे हैं। ठीक है अजय जी प्लीज जवाब दीजिए अरविंद जी का। मैं दोनों का दूंगा। मोदी जी से पूछ लिया, हिटलर की आलोचना करने से पहले मोदी जी के आदर्श हैं हिटलर, उन्हीं की सारा साहित्य पढ़ के देश में लागू करा है। आपने बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, मैं डिबेट बर्बाद नहीं करूंगा अपनी, आप सभी से मेरा एक बात सुन लीजिए प्लीज, सबका डाउन कीजिए। मैं एक बात सबको बोल दूं कि सभी बहुत सम्माननीय है, सभी बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े लोग हैं, सब लोग जानते भी हैं। आपकी बातों को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, रिमोट चेंज नहीं करते। तो प्लीज एक एक करके बोल दीजिए। अजय जी प्लीज मुद्दे पर रहिएगा। हाँ, नहीं तो जब बीच में ये किताब ले आते हैं भाजपा का, तो फिर मैं तो चुप्पी हो जाऊंगा, या तो मैं इनके बीच में नहीं बोला। अब इनका जवाब दे रहा हूं मैं, जो जनाब दूसरी किताब लिखी हुई बीजेपी से लाए। जिन्ना की मजार पर आडवाणी साहब गए थे सजदा करने और शीश झुकाने, वो रिश्तेदार है क्या? नरेंद्र मोदी जी के गुरु थे वो पॉलिटिकल। मोदी साहब अभी सऊदिया जब जाते हैं तो सजदा करते हैं जाके नवाबों, वहां के राजाओं। बीच में ना बोले प्लीज नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। ये ताजा सरकार की बात करिए, बस सुन लीजिए। नेहरू ने किया था। अच्छा, एक काम करिए, अरविंद और अजय जी को सामने लाइए, लेकिन एक एक करके बोलिएगा। हाँ नहीं, बीच में एक करके बोलिएगा। अजय जी पहले आप बोलिए। बहुत बेचैन है
क्योंकि ये गॉडसे की विचारधारा को लेकर चलते हैं, महात्मा गांधी के पुजारी हैं। तो इनसे कहिए, सुने जरा, कट्टा रानी का हर बात पे बोली ना चला है, हत्या कर देते हैं, प्लीज सुन ले जरा, सुन ले। प्रिंसिपल रेवन्या की विचारधारा न लाए, आसाराम बाबू के शिष्य हैं, आपको मालूम है हमें, लेकिन प्लीज शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। देखिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सजदा करने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जब सऊदिया जाते हैं, और अभी जो है उनकी नाइट्स में ख्वाजा साहब की पे वो चले जाते हैं। और बात देखिए, भारत 2014 के बाद आजाद हुआ, जो परिवार है, भारत 2014 के बाद आजाद हुआ था, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है। इससे पहले ना जेल थी, ना कहाँ की इधर उधर की बातें करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अजय जी आप मुद्दे की बात नहीं करते। ये सत्यता है, ये सत्यता है, आप मुद्दे की बात नहीं करते। ये मोदी जी ने आजाद भारत करा था, एक वास्को डिगामा साहब आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। आप मुद्दे की बात नहीं करते, आप मुद्दे की बात नहीं करते। नहीं, ये मुद्दे की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, तो मेरे मुद्दों का जवाब दीजिए ना। पाकिस्तानी बिरयानी कांग्रेस महिमा मंडन करती थी, ये सवाल था उनका। महिमा मंडन औरंगजेब का, ये मुगलों के रिश्तेदार है, औरंगजेब इनका। तो मतलब मुगल क्रूर थे, आप बोल दीजिए मुगल क्रूर थे ना। ये मुगल क्रूर थे, पोस्टर वो है, मुगल क्रूर थे। अजय वर्मा जी, औरंगजेब, अजय वर्मा जी, मुगल क्रूर थे कि नहीं? औरंगजेब को लिख के भेजा गया है कि वो क्रूर शासक था, वो राजा था, वो जो था हमारा आदर्श है। बीजेपी का आदर्श औरंगजेब बन गया है। चलिए ठीक है, डाउन करिए। देखिए, अब बर्बाद नहीं करूंगा मैं अपनी डिबेट, मैं अपनी डिबेट बर्बाद नहीं करूंगा। फाजिल भाई, एक बात देखिए, मुद्दे की बात करनी हो अजय जी तो प्लीज बताइएगा। मेरा सिंपल सवाल था, क्या औरंगजेब आपकी नजर में क्रूर है, कांग्रेस की नजर में क्रूर है? क्यों गए थे वहां पर वो बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी, बिना बुलाए? नहीं करेंगे मुद्दे की बात, ठीक है। फाजिल भाई, मेरे को एक बात बताइएगा फाजिल भाई, क्योंकि ये चीज हमने देखी है बांग्लादेश में। आप देखेंगे संस्थापक मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को हटा दिया गया। उसके बाद लीबिया में गद्दाफी, इराक से सद्दाम हुसैन, बाकी आप देखिएगा 1991 में सोवियत संघ से लेनिन की जगह जगह मूर्तियां वगैरह सब इतिहास उसका हटवाया गया। जर्मनी में हिटलर का एग्जाम्पल तो दिया ही। तो मतलब कहीं पर भी कोई अत्याचार करने वाला, गलत राह पर ले जाने वाले देश को जो गलत राह पर ले गया, उसका कहीं पर कोई सम्मान नहीं हो जितना भारत में हुआ है। तो ये क्यों? हिमांशु भाई, जिंदा से जो नहीं लड़ सकता वो मुर्दों से लड़ता है। जब औरंगजेब था तब तो उसका चरण चुंबन ये लोग करते थे। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, चरण चुंबन करते थे, इससे सख्त आपत्ति है, सख्त आपत्ति। आप कैसी बातें कर रहे हैं फाजिल भाई? आप सुनिए तो, छठी का दूध याद दिला दिया था संभाजी महाराज ने। अरे सुनिए, शिवाजी महाराज ने 27 साल तक औरंगजेब भटकता, और यहाँ पर आप गुणगान कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, चरण चुंबन आप कर रहे हैं। अरे संभाजी के चरण चुंबन 900 साल ऐसे थोड़ी ना। नहीं, बता दीजिए अजय वर्मा, इसमें भी आप कह दीजिए आपत्ति आपको, बताइए आप आपत्ति आपको। अरे आप तलवार के डर से कोई योगदान नहीं था, वो भी वही शहीदों को फांसी हुई थी आरएसएस के नेताओं से। यही बात है। एक मिनट प्लीज। इनके अगर आप ध्यान से सुनिए तो हम बोलेंगे। नहीं, आप गलत शब्द देखिए फाजिल भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत से लोग हैं, देखिए इस देश में बहुत से लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जब वो जिंदा था औरंगजेब तो उसका चरण चुंबन हो रहा था, तो बहुत से लोग आक्रोशित हो सकते हैं। चुंबन करने वाले, चरण चुंबन की बात क्यों कही वो सुन लीजिए। अलोपनिषद को भी फेंक देंगे। अलोपनिषद कौन लिखा? हम लिखे नहीं, आपके शब्द जो है वो आप अपने पास रखिए। अगर आप यहां पर ऐसी बात बोलेंगे तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। इन्होंने उपनिषद, इसका जवाब अमितोष पारेख आप देना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल हिमांशु जी, धन्यवाद। इनसे पूछेगा कि औरंगजेब 27 साल तक महाराष्ट्र में कैसे भटकता रहा। इनसे पूछेगा कि उसका पैर कैसे टूटा जब बोला मराठा आ गए और भागने के लिए आया। जब वो जब छुप जाता है महिलाओं के बीच में जाके, उस औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे विल डूरेंट ने कहा द ब्लडिएस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन औरंगजेब वाज हियर। ड्यू की रिसर्च है, उस रिसर्च में कहा 4.6 मिलियन भारतीयों को मारा औरंगजेब ने। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, एक रिसर्च पेपर था मोहम्मद अली कुरैशी का, कहा अनरेस्ट इन सोसाइटी, जजिया ला दिया, आपके मंदिर तोड़ दी। सैयद मुश्ताक खान ने मासिर आलमगिरी का ट्रांसलेशन करा, कहा वहां पे मंदिर तोड़े, त्रिभुवनेश्वर मंदिर तोड़ दिया, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर तोड़ दिया। तो मैं एक अंत में हिमांशु एक बात कहना चाहता हूँ इनके लिए, मुझे पता है। अच्छा फाजिल भाई एक बात बताइए, अमितोष जी एक मिनट। फाजिल भाई एक बात बताइए, आपने कहा ये फिल्म देखकर आ गए, आपने कहा ये व्हाट्सएप से देखकर आ गए, ये फेसबुकिया ज्ञान लेकर आ गए, या फिल्म देखकर ये बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि उस वक्त औरंगजेब का चरण चुंबन हो रहा था, तब आप वहां पर कहां बैठे थे? आपकी नजर उसके चरणों पर थी, कहां थे आप? बैठे थे चरणों में। उपनिषद पढ़े, हम तो फिल्म देखने गए नहीं। हाँ, हमने फिल्म तो आप उस वक्त औरंगजेब के कदमों में बैठ के क्या उपनिषद पढ़ रहे थे? अरे
ये लोग लिख रहे थे। हाँ। हम तो औरंगजेब के कदमों में रहेंगे, भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे विश्व औरंगजेब को क्रूर शासक मानता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, हर यूनिवर्सिटी ने उसको क्रूर शासक माना है। 80% लोग एनसाइक्लोपीडिया खोल के देखो, ब्रिटिश लाइब्रेरी खोल के देखो, कैम्ब्रिज औरंगजेब का एहसान है कि इस भारत को संगठित करके रखा, अखंड बना के रखा। नहीं तो ये लोग अरे खंड खंड कर दिया, आप बोल रहे हैं खंड बना के रखा है, दक्षिण तक पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है, जहां जाए वहां लूटो, बलात्कार करो, हत्या करो, मारो, काटो और आगे बढ़ो। संगठित करके भारत को रखा। हिमांशु जी, मैं एक सेकंड अपनी बात करना चाहता हूं, फिर समाप्त देश के अंदर उसको के ऊपर भी आप इस तरह। अशोक यादव जी आज स्टैंड प्लीज क्लियर कर दीजिए। अशोक यादव जी आज प्लीज स्टैंड क्लियर कर दीजिए। अबू आजमी जी की तो विचार थोड़े से बदले हैं। अबू आजमी जी का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ तो अभी अबू आजमी की तरफ से पोस्ट भी आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है? औरंगजेब पर देखिए हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी अपना आदर्श अशफाक उल्लाह खां को मानती है, मीर अब्दुल हमीद को मानती है, एपीजे अब्दुल कलाम को मानती है, लेकिन किसी भी इस तरह के शासक को हम अपना आदर्श नहीं मान सकते। दूसरी बात, इससे स्पष्ट तो कोई बोलेगा नहीं। और दूसरी बात हिमांशु जी, देखिए अभी हमारे भाजपा के साथी औरंगजेब की कब्र पे क्या कर रहे थे कि शौचालय बनवा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब अगर गलत था तो जो हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसका जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां पे क्या बनवाना चाहिए, भाजपा के साथी से पूछें तो वो भी तो करने वाला इतिहास। ठीक है, देखिए ये कट टू कट है, सवाल पूछा जवाब ले लीजिए, सामने पांडे जी जवाब दे देता हूं। अशोक जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उनके फांसी की सजा हुई, उसमें और 50 लाख हिंदुओं के कत्लेआम करने वाले में आपको अंतर अगर नहीं आ रहा है, कम से कम 10 लाख हिंदुओं महिलाओं को के साथ बलात्कार किया उसकी सेना ने, और उस बलात्कार से बहुत औरंगजेब का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है। औरंगजेब की आत्मा को। चलिए इसका जवाब हो गया। एक बहुत छोटा सा जवाब, प्लीज बहुत छोटा सा। अमितोष प्लीज बताइएगा, अगर आप लोग ये बोलते हैं कि कार सेवा करेंगे तो इसका मतलब क्या है? क्या अशांति? हत्या हुई थी उसमें। नहीं, कार सेवा करेंगे उसका मतलब बताता हूँ क्या है। अपने कुछ पंक्ति में बताता हूँ। बहुत छोटा, प्लीज बताइए। जंग सही, सिर्फ अमितोष धर्म के लिए जंग तो जंग सही, औरंग तेरी कब्र की अब खैर नहीं, हमें रक्त बहता है संभाजी का, महाराणा की ललकार और बहादुर का शीश, जब भी जगह कयामत के दिन तो पूछ लेना बजरंगी कौन, बजरंगी वही जो कभी झुके नहीं। सरकार अशांति की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा तो अशांति की तरफ कदम नहीं बढ़ेंगे अगर ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, सरकार से मांग करिए। बाबरी का ढांचा गिराया था, ढांचों का इस देश में कोई अधिकार नहीं है, जो ढांचे यहाँ पे लिप्त है उसको हटाया जाएगा, इसमें क्या अशांति है? हाँ चलिए ठीक है, अब सरकार का क्या रुख होगा? सेंट्रल में भी है, कहीं पर भी आप लोग कर दीजिए, एक बार में क्लियर हो जाए, कम से कम बार बार बबलगम की तरह इस मामले को खींचे नहीं, और यहां क्लियर हो जाए कि औरंगजेब का बार बार जन्म निकलता है वो एक बार के लिए टोटल बंद हो जाए, या आर या पार, ये सरकार को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।